मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़, कैमूर में कार्यरत हूं। आज हम लोग मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रमिकों की कार्यक्षमता बहुत हद तक उन्हें दी गई पारिश्रमिक की राशि पर निर्भर करती है। आकर्षक मजदूरी देकर योग्य, अनुभवी तथा कार्यक्षम श्रमिकों को कारखाने की ओर आकर्षित किया जा सकता है। साथ ही उन्हें वहां अस्थायी बनाया जा सकता है। यदि श्रमिकों को दूसरे कारखाने की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है तो वे उस कारखाने को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। अतः श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना संस्था के हित में है। यदि नियोक्ता यह सोचते हैं कि श्रमिकों को कम मजदूरी देकर अधिक लाभ कमा सकेंगे तो उनकी यह अवधारणा अदूरदर्शिता का परिचायक हो। अतः श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे श्रमिकों में संतोष की भावना व्याप्त रहे, उन्हें कार्य करने की प्रेरणा मिले तथा संस्था में हड़ताल व तालाबंदी जैसी स्थितियां उत्पन्न न हो सकें। साथ ही समय, यंत्र एवं सामग्री का सदुपयोग हो सके। तो मजदूरी भुगतान की एक आदर्श पद्धति में निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहला तो दोनों पक्षों के लिए लाभदायक। मजदूरी भुगतान पद्धति ऐसी होनी चाहिए ताकि उत्पादन लागत कम से कम हो तथा श्रमिकों को मिनिमम वेज से अधिक पारिश्रमिक मिल सके। इससे जहां एक और नियोक्ता को अधिक लाभ प्राप्त होगा, वहीं श्रमिकों को आकर्षक मजदूरी मिलने में उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। और स्वाभाविक है कि जब मजदूर को कार्य में संतुष्टि मिलेगी तो वह अधिक मन लगाकर कार्य करेगा। इसके बाद इसमें दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इकोनॉमी, अर्थात मजदूरी भुगतान पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे संस्था को लिपिक वगैरह पर अधिक पारिश्रमिक पाने की प्रेरणा मिल सके। लिपिक वगैरह पर अधिक व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़े तथा प्रति इकाई श्रम लागत कम से कम हो। पारिश्रमिक भुगतान की पद्धतियां निम्न हैं। पहला है टाइम रेट सिस्टम, दूसरा पीस रेट सिस्टम और तीसरा है इंसेंटिव सिस्टम। अगर इसके पहले पद्धति की बात करें, टाइम रेट सिस्टम, तो इस पद्धति के अंतर्गत श्रमिक को दिन में उपस्थिति के आधार पर अथवा कार्य किए गए घंटों के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। पारिश्रमिक दर प्रति घंटा, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह अथवा प्रति माह होती है। सूत्र रूप में इसे हम कह सकते हैं कि वेजेज इज इक्वल टू आवर्स वर्कड इनटू आवरली वेज रेट। यह एक अति प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है सिंप्लिसिटी। इस पारिश्रमिक की गणना करने में यह काफी सरल है। इसमें किसी विशेष दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है क्वालिटी प्रोडक्ट। इसमें श्रमिक इस बात से आश्वस्त रहता है कि एक निश्चित अवधि कार्य करने पर निश्चित पारिश्रमिक प्राप्त होगा। अतः माल की गुणवत्ता बरकरार रहती है। तीसरा इसका लाभ है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल
इस प्रणाली में स्थिर चित्त से कार्य किया जाता है, अतः सामग्री एवं श्रम या यंत्रों का सही प्रयोग होता है। का चौथा लाभ है कि हार्मोनियस रिलेशनशिप। यह पद्धति सभी मजदूरों को पसंद आती है, जिससे नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बीच विवाद उत्पन्न नहीं होता, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की संभावना कम से कम होती है। जिस प्रकार इस पद्धति के कुछ लाभ हैं, वैसे ही इसकी कुछ हानियां भी हैं। इसकी सबसे बड़ी हानि है कि मिसयूज ऑफ टाइम। इसमें श्रमिकों द्वारा कार्य में लापरवाही की संभावना बनी रहती है, अतः व्यर्थ समय की मात्रा बढ़ती है। दूसरा है लैक ऑफ इंसेंटिव, क्योंकि उत्पादन की मात्रा पर ध्यान न देकर समयानुसार भुगतान होता है, अतः कुशल श्रमिकों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिल पाती है। इस पद्धति के बाद जो हमारी दूसरी जो पद्धति है प्राइस रेट सिस्टम, कार्य दर पद्धति। इस पद्धति के अनुसार श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर पारिश्रमिक भुगतान होता है, अर्थात पारिश्रमिक का संबंध किए गए कार्य से होता है, समय से नहीं। पारिश्रमिक दर पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। इसके लाभ, इस पद्धति के लाभ की चर्चा करें तो इसका पहला लाभ है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इस पद्धति के अंतर्गत श्रमिकों को अधिक से अधिक पारिश्रमिक पाने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जितनी अधिक वस्तुओं का निर्माण होता है, उसी आधार पर पारिश्रमिक भी दिया जाता है। दूसरा है डिक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट। इस पद्धति में कार्यहीन समय का पारिश्रमिक नहीं देना पड़ता, अतः प्रति इकाई लागत में कमी आती है। तीसरा इंसेंटिव टू स्किल्ड वर्कर। कुशल श्रमिक अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, अतः उन्हें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। चौथा का लाभ है लो इंस्पेक्शन कॉस्ट। इस कार्य के अंतर्गत श्रमिकों के कार्य पर निरीक्षण व्यय में कमी आती है, क्योंकि अब यह नहीं देखना है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं, क्योंकि अगर प्रति इकाई ही निर्धारित कर दिया जाए कि प्रति इकाई आपको इतना पारिश्रमिक दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि श्रमिक मन लगाकर ज्यादा से ज्यादा इकाइयों का उत्पादन करना चाहेंगे, ताकि उन्हें अधिक से अधिक पारिश्रमिक मिल सके। तो इसलिए निरीक्षण व्यय न के बराबर लगता है। पांचवा डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। इस पद्धति के अंतर्गत कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में स्वतः अंतर स्पष्ट हो जाता है, अतः इससे प्रबंधक को भी सहायता मिलती है। इस पद्धति की कुछ हानियां भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला है लो क्वालिटी प्रोडक्शन। क्योंकि श्रमिकों द्वारा कार्य को अति शीघ्रता से समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, ऐसी स्थिति में वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी आती है। कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन एक संभावना रहती है, अतः उत्पादक को गुणवत्ता में ध्यान देना पड़ता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि डाउनफॉल ऑफ हेल्थ। अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने की लोलुपता का श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो प्रत्येक श्रमिक अब चाहता है कि हमें अधिक से अधिक पारिश्रमिक मिले, और पारिश्रमिक तभी मिलेगा जब वह अधिक से अधिक कार्य करेगा। तीसरा मिसयूज ऑफ मटेरियल। प्रत्येक श्रमिक अधिक उत्पादन करने का ध्यान रखता है,
कि हम कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। ऐसी स्थिति में सामग्री के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। इसका चौथा लाभ है कि नॉट यूजफुल फॉर आर्टिस्टिक कमोडिटीज। कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए यह पद्धति अनुपयुक्त है। अगर सामान्य ढंग की वस्तुएं बनाई जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई वैसी वस्तु जिसमें कला का प्रयोग होता हो, जिसमें खूबसूरती दिखानी हो, तो वह उसमें स्वाभाविक है कि धीरे धीरे काम करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जल्दी जल्दी काम करने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। तीसरा मजदूरी देने की जो पद्धति है वह है इंसेंटिव मेथड ऑफ वेज पेमेंट। उपर्युक्त दोनों पद्धतियों के अतिरिक्त तीसरी पद्धति प्रयोग में लाई गई उनकी कमियों को देखते हुए, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख चुके कि उनमें कुछ दोष है, तो उसके निवारण के लिए यह पद्धति लाई गई। यह पद्धति श्रमिकों को अधिक कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है। अब इसमें निम्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर से पद्धति को बनाया, जिसका कि नाम उनके नाम से ही लिया जाता है। इसमें पहला है हाल्से प्रीमियम प्लान। इस योजना का प्रतिपादन अमेरिकी F.A. हाल्से द्वारा किया गया, इसीलिए इसे हाल्से प्रीमियम प्लान कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को एक निश्चित कार्य के लिए प्रमापित समय निर्धारित कर दिया जाता है और उन्हें समयानुसार मजदूरी दी जाती है। श्रमिक द्वारा प्रमापित समय से अधिक समय व्यतीत करने पर भी प्रमापित समय का पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, परंतु प्रमापित समय से कम समय में कार्य समाप्ति पर जो बचाए गए, जो आइडल टाइम है, बचाए गए समय की मजदूरी का 1/3 अर्थात 33.33% से 50% तक प्रीमियम अथवा बोनस के रूप में दिया जाता है। इसे सूत्र रूप में वेजेज इज इक्वल टू वेजेज ऑफ टाइम टेकन प्लस 33.1/3% और 50% ऑफ द वेज टाइम सेव्ड। दूसरा है रोवन प्रीमियम प्लान। इस पद्धति का प्रतिपादन सन 1901 में स्कॉटलैंड के निवासी जेम्स रोवन ने किया था, इसलिए इसे रोवन प्रीमियम प्लान कहा जाता है। इस पद्धति में प्रमापित समय की तुलना बचाए गए समय के अनुपात के आधार पर बोनस की गणना की जाती है। जो श्रमिक निर्धारित कार्य को प्रमापित समय से पूर्व ही कर लेते हैं, उन्हें बचाए हुए समय के लिए बोनस दिया जाता है, जो कि कुल लगे हुए समय के अनुपात में होता है। सूत्रानुसार बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव्ड इंटू वेजेस पर आवर इंटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव्ड माने बचाया गया समय, और वेजेस प्रति घंटा जो मजदूरी दी जाती है वो हो गया, और टाइम टेकन माने कितना समय लगा, उसमें जो स्टैंडर्ड कितना समय स्टैंडर्ड दिया गया था इस कार्य को करने के लिए। तो ये सब मिलाकर के सूत्रानुसार हम बना लेते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं सभी पद्धतियों में
कौन सी पद्धति अच्छी है? एक अच्छी पद्धति की अगर हम बात करें तो पूरे वेज पेमेंट सिस्टम का अध्ययन करने के पश्चात हम लोगों को यह लगता है कि अलग अलग समयों पर या अलग अलग परिस्थितियों में प्रत्येक पद्धति उपयुक्त अपने आप में उपयुक्त है। जैसे मान लीजिए जहां ट्रेडिशनल कार्य होता है, जहां तो ट्रेडिशनल कार्य होता है तो वहां हमारा जो टाइम रेट सिस्टम है वह ज्यादा उपयुक्त है। उसी तरह से दूसरा हमारा पीस रेट का तो इसमें है कि श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर मजदूरी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई श्रमिक 8 घंटे में 10 इकाइयों का उत्पन्न करता है और उसे 5 रुपया प्रति इकाई मजदूरी दी जाती है तो उसकी मजदूरी 50 रुपये हो गई। उसी तरह से इंसेंटिव मेथड ऑफ वेज पेमेंट की बात हम करें तो यह पद्धति सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लग रही है। अब इसके बाद जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ताकि हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। धन्यवाद। छात्रों, हम लोग कुछ और वेज पेमेंट सिस्टम की बात कर लें। हम लोग अभी बात किए हाल से प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान की। इसके अलावे हमारी जो तीसरी पद्धति है वो है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। इस योजना के जन्मदाता श्री W.F. टेलर हैं। इसके अंतर्गत थकान और गति के अध्ययन के पश्चात प्रमापित कार्य का निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत मजदूरी की 2 दरें होती हैं, एक निम्न दर तथा दूसरी उच्च दर। जो श्रमिक प्रमापित कार्य अथवा इससे अधिक कार्य निर्धारित समय के अंतर्गत कर लेते हैं उन्हें उच्च दर से पारिश्रमिक दिया जाता है, और जो श्रमिक निर्धारित समय के अंतर्गत प्रमापित कार्य पूरा करने में सक्षम नहीं होते उन्हें निम्न दर से पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके बाद चौथी पद्धति है मैरिट डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। यह पद्धति भी टेलर की पद्धति से मिलती जुलती है। अंतर इतना ही है कि इसमें प्रचलित मजदूरी की दरें 2 नहीं बल्कि 3 होती है। वस्तुतः यह पद्धति टेलर की पद्धति पर एक सुधार है, अर्थात टेलर ने जो पद्धति अपना दिया उस पद्धति में थोड़ा सुधार किया गया है। इसका है कि मानक उत्पादन का प्रतिशत अगर 83% तक कार्य हो गया है तो सामान्य कार्य दर के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाएगा। अगर 83% से 100% तक कार्य किया गया है तो सामान्य कार्य दर का 110% दिया जाएगा, और यदि 100% से अधिक मानक उत्पादन का प्रतिशत है तो सामान्य कार्य दर का 120% दिया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत न्यूनतम पारिश्रमिक का आश्वासन नहीं रहता है। प्रत्येक श्रमिक को उसके द्वारा किए गए उत्पादन के अनुसार ही पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके बाद 5वीं पद्धति है जेंट प्रीमियम प्लान। इस योजना के जन्मदाता श्री H.L. जेंट हैं। यह योजना हाल से और टेलर योजना का ही सम्मिश्रित रूप है।
इसमें इन दोनों योजनाओं के गुणों का समावेश करने का प्रयास किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो श्रमिक प्रमापित समय में काम पूरा कर लेते हैं उन्हें अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है। टेलर तथा गैंट योजना में मुख्य अंतर यह है कि इस योजना के अंतर्गत जो श्रमिक प्रमापित समय में पूरा कार्य नहीं कर पाते उन्हें भी न्यूनतम पारिश्रमिक मिल जाता है। अर्थात जो श्रमिक अपना काम प्रमापित समय में या उसके पूर्व ही पूरा कर लेते हैं उनको प्रमाप समय का वेतन तथा उस वेतन का 20% से 50% तक अधिलाभांश भी दिया जाता है। छठी पद्धति है इमर्सन इफिशियंसी प्रीमियम प्लान। यह योजना गैंट योजना से मिलती जुलती है। इसमें भी दैनिक मजदूरी समयानुसार दी जाती है, किंतु यदि कोई श्रमिक प्रमापित कार्य के 67% या इससे अधिक करता है तो उसे दैनिक मजदूरी के अलावा बोनस भी दिया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे जैसे श्रमिक की कार्य क्षमता बढ़ती जाती है बोनस की दर भी बढ़ती जाती है। इससे श्रमिकों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा भी अन्य कई प्लान हैं, जिसमें है बेडो प्लान या एक अन्य है कॉस्ट ऑफ लिविंग वेजेस। यदि वेतन में वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि होती है तो इससे श्रमिकों को लाभ की जगह हानि होती है, क्योंकि जिस दर से मजदूरी में वृद्धि होती है उससे कहीं अधिक दर से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से जीवन निर्वाह मजदूरी योजना को लागू करने की आवश्यकता समझी गई। इसके लिए जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से स्लाइडिंग स्केल प्लान है। प्रॉफिट, अब आजकल प्रॉफिट शेयरिंग प्लान एक चला हुआ है। इस योजना के अंतर्गत एक निश्चित मात्रा से अधिक लाभ संस्था द्वारा अर्जित होने पर अतिरिक्त लाभ का एक हिस्सा श्रमिकों के बीच बोनस के रूप में वितरित किया जाता है। इससे श्रमिक अधिक काम करने के लिए प्रेरित होते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक बोनस प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे मिनिमम वेज सिस्टम। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिकों की किसी भी परिस्थिति में दी जाती है। इस मजदूरी का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। इससे श्रमिकों का हित सुरक्षित रहता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी लागू करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बनाया गया है। समय समय पर सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दर में संशोधन किया जाता है। इस मजदूरी के निर्धारण में श्रमिकों के जीवन निर्वाह व्यय को भी ध्यान में रखा जाता है। भारत के अलावे इंग्लैंड तथा अमेरिका में भी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण अनिवार्य कर दिया गया है। तो यह तो हुआ पारिश्रमिक भुगतान करने की पद्धति। छात्रों, हमें इन पद्धतियों का बड़े ही बारीकी से अध्ययन करना होगा और प्रत्येक पद्धति पर, अब चूंकि यह कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसमें आपको अकाउंटिंग भी मेंटेन करना है। सिर्फ थियरी जानने से सब कुछ नहीं होगा। अतः अब आवश्यकता है कि इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाए। चूंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है और किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में का बेहतर तरीका है कि आमने सामने शिक्षक और विद्यार्थी इंटरेक्ट हों। लेकिन अभी यह स्थिति नहीं आने वाली है जैसा लग रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में
आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप चाहे तो आप अपने प्रॉब्लम रख सकते हैं, या अगर यहाँ भी आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लासेस में मैं उसका भी जवाब दे सकूँ। अब चूंकि हम लोगों की व्यवस्था है कि हम लोग क्लास में एक साथ नहीं मिल सकते, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना है, सारी संस्थाएं बंद हो गई हैं और अभी हाल फिलहाल इसके खुलने का कोई आसार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को मेरी यही सलाह होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसी भी सब्जेक्ट के टीचर से, हम इससे हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में ही है तो कॉमर्स के प्रत्येक टीचर का लगभग मोबाइल नंबर आपके पास है। हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोगों के पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप लोगों से इस YouTube के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि यदि आप हमारा लेक्चर को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जरूर हमसे जो भी आपका प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को आप लोग टेलीफोनिक या व्हाट्सएप या जिस माध्यम से हम शिक्षकों के पास भेज दें, हम लोग उसका समाधान करने की व्यवस्था बनाएंगे। अब जितना हम लोगों से हो सकेगा हम कर सकते हैं। धन्यवाद।